जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की छठी क्लास को। इससे पहले 5 क्लासेज हो चुकी हैं जिनमें 105 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा चुका है विथ डिटेल के। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी क्लासेज को अटेंड कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। और जो स्टूडेंट हैं डेली क्लास को अटेंड करते हैं वो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि पता चलता रहे कि कितने लोग हैं जो क्लास को डेली अटेंड करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। भारतीय संविधान सभा का लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर मुंबई में। तो जो भारतीय संविधान सभा है, भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ कब था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। जो वर्तमान पार्लियामेंट है, जो वर्तमान में हमारी संसद है, संसद के केंद्रीय कक्ष में ही संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लिबरल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लेबर पार्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में जो पार्टी थी वो थी लेबर पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे इसके? एटली जो थे इसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लेबर पार्टी की सरकार थी भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? अधिनियम 1945, 1935, 1957 या फिर 1978। ठीक है, तो जो था भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 था। इसकी जो प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता कायम करना इस अधिनियम की विशेषता थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, क्रिप्स प्रस्ताव के तहत, माउंटबेटन योजना या फिर साइमन कमीशन आयोग के द्वारा। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? भारत पाकिस्तान को विभाजित करना, पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, ये इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, ब्रिटेन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है इसका जन्म कहाँ हुआ? सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान है, जो अपना संविधान है, ये किस प्रकार का संविधान है? ये नम्यता और अनम्यता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। नम्यता और अनम्यता के बीच का संतुलित मार्ग अपनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नम्य और अनम्य दोनों है भारत का संविधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ठीक है, तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसमें कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में जो संशोधन हो चुके हैं लगभग 104 संशोधन अभी तक हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो संविधान में अनुच्छेदों में संशोधन हुए, यदि सभी संशोधित अनुच्छेदों को ही मिला दिया जाए तो 440 अनुच्छेद हो जाते हैं। ठीक है, संशोधित अनुच्छेदों को मिलाने के बाद। लेकिन अभी मूल अनुच्छेद में कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद ही होते हैं। ये तो हो जाता है दोस्तों सबसे बड़ा, सबसे व्यापक लिखित संविधान। ठीक है, भारत का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मोनाको जो देश है
मोनाको, ठीक है। इसका संविधान सबसे छोटा है, मात्र 97 अनुच्छेद है देश के संविधान में। कितने? 97 अनुच्छेद हैं। सबसे छोटा लिखित संविधान है मोनाको का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री या फिर भारत की देवी कह सकते हैं, भारत की महारानी कह सकते हैं, कब नियुक्त किया गया, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो यह दोस्तों किया गया था 1877 में किया गया था, ठीक है। 1877 में किया गया था, ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन यहाँ पर अपन करेक्ट करते हैं। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार बिल क्या था, कब पारित किया गया था, किस उद्देश्य से इसे पारित किया गया था, तो इस पर भी बात करेंगे। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? सबसे पहले तो 1909 में इसे पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्ले कौन थे उस समय? मार्ले जो थे भारत के सचिव थे, जिसे ब्रिटेन की सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता था, ठीक है। ये मार्ले सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो थे उस समय। कौन से वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो थे। इन दोनों की मिलीभगत से ही यह बिल पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था उदारवादियों को भ्रमित करना भारत के, ठीक है, राष्ट्रीयता को नष्ट करना, राष्ट्रवादियों में फूट डालना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को नष्ट करना, इसका भी इस मार्ले मिंटो सुधार बिल का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। नाम तो था सुधार बिल, लेकिन राष्ट्रीयता को नष्ट करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। 1909 में इसे पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अब बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद में इस प्रकार के संगठन की ज़रूरत महसूस की गई, जिसमें सभी देशों को यहाँ पर इसका सदस्य बनाया गया। और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र का? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है, ठीक है। वर्तमान में कितने देश हैं इसमें? तो 193 सदस्य देश हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के। और जो 193वां देश है, यह भी इम्पोर्टेंट है, 193 में सबसे लास्ट में जो देश शामिल हुआ दक्षिणी सूडान, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को आप नोट करके रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। 193 सदस्य देश हैं और 193वां जो देश है वह कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की और जो संस्थाएं हैं तो 6 संस्थाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है। कौन कौन सी है? तो एक यूनिसेफ है, यूनेस्को है, इस प्रकार से 6 संस्थाएं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रथम नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 15। कितने जज होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 15 जज होते हैं। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है, हेग, ठीक है। कहाँ का शहर है? तो नीदरलैंड का एक शहर है, नीदरलैंड, द हेग नीदरलैंड का शहर है। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी दोस्तों 18 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। सदस्य कितने, जज कितने रहते हैं? तो जज रहते हैं इसमें 15। सदस्य देश कितने हैं? तो 193 ही सदस्य देश हैं और 193 ही आपके संयुक्त राष्ट्र संघ में भी है, ठीक है। एक सदस्य जो नियुक्त किया जाता है कितने? 9 वर्ष के लिए इसमें नियुक्त किया जाता है सदस्य, और प्रत्येक 3 वर्ष में 5 सदस्यों को बदल दिया जाता है, ठीक है। तो
ये सभी क्वेश्चन आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। कब हुई थी स्थापना? 18 अप्रैल 1946 को। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। जज कितने होते हैं? 15 होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान है जो भारत का, भारत के संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, संविधान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, 5 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, 11 या फिर 12 अनुसूचियां। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी कितनी? 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 8 अनुसूचियां। ठीक है, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। एक बार अनुसूचियों को यहाँ पर अपन देख लेते हैं, कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है आपकी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बता दें आपको 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से आपकी महत्वपूर्ण अनुसूचियों को अपन देखेंगे। ठीक है, जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची, और पहली अनुसूची किससे संबंधित है आपकी? ये हो जाती है फिर राज्य तथा उसके संघ क्षेत्र से। ठीक है, राज्य तथा संघ से संबंधित है प्रथम अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते जो राज्य के पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, विधायक, विधानसभा के सदस्य। ठीक है, ये जो होते हैं इनके संबंध में इनके वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसको कितना वेतन दिया जाएगा, किसका कितना महंगाई भत्ता, दुनिया भर का वहाँ पर जो भी उन्हें दिया जाता है, इसके संबंध में दूसरी अनुसूची में दिखाया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो तीसरी अनुसूची जो है शपथ से संबंधित है, जो शपथ ग्रहण लेते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो भी व्यवस्थापिका के जो भी सदस्य मंत्री होते हैं जो शपथ लेते हैं, तो उस शपथ से संबंधित तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उसके नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची में क्या किया गया है? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है ये 4 राज्यों के यहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में छठी अनुसूची में उपबंध किए गए हैं। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची जो विषयों के वितरण से संबंधित सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं, संवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। तो 7वीं अनुसूची में ये विषयों से संबंधित सूचियां, शेड्यूल यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 7वीं। ठीक है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, यह भी आपकी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली सूची जो है इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है, दूसरी से सूची में वेतन से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 7वीं सूची आपकी सूचियों से संबंधित है, अनुसूची जो विषय वितरणों की सूचियों से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ठीक है, 9वीं जो अनुसूची है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों 9वीं अनुसूची जो है यह भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का इसमें विवरण मिलता है, भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। दल बदल देखिए इसे आप याद रखते हैं, डी से 10 और डी से दल बदल। ठीक है, तो इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। 11वीं अनुसूची पंचायत राज्य से संबंधित है, पंचायत राज। और जो 12वीं अनुसूची है यह किससे संबंधित है? तो यह नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, 10वीं पंचायत राज से, 12वीं नगर पालिका से अधिनियम से संबंधित है। ये 12 अनुसूची आपको याद रखनी है। वीडियो को एक बार आप बैक करके ये पूरी जो अनुसूचियाँ हैं इसे आप नोट करें, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से ये याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो संविधान की जो छठी अनुसूची है क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं इनके जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के विषय से संबंधित है, जिसमें मणिपुर शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकार हो या फिर संविधान का कोई भी अनुच्छेद हो जिसमें संशोधन करना है, कोई भी कानून यहाँ पर बनाना है, तो इस पर कौन सक्षम है? इसमें भारतीय संसद। ठीक है, भारतीय संसद एक विशेष मताधिकार के द्वारा संविधानों में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो देखिए, नागरिकता दो प्रकार से हो सकती है। भारतीय जो संविधान है एक एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एकल नागरिकता। कोई भी जो भारत का निवासी होगा वह केवल भारत का ही निवासी कहलाएगा। ठीक है, भारत का। इसमें देखिए, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में दो ही नागरिकता है, वो संयुक्त राज्य का सदस्य कहलाएगा, साथ ही साथ वो जो स्टेट हैं, अमेरिका के स्टेट हैं, स्टेट की नागरिकता भी उसके पास होती है और अमेरिका की नागरिकता भी उसके पास होती है। लेकिन भारत में क्या होता है, केवल भारत की नागरिकता ही होती है। कोई जैसे स्टेट है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आई, तो इनकी नागरिकता उसके पास नहीं रही, केवल वह भारत का नागरिक ही कहलाएगा। ये होती है एकल नागरिकता। इसके अलावा कुछ देश हैं, तो कुछ देशों में क्या है, उस देश का वो नागरिक कहलाएगा, साथ ही साथ किसी दूसरे देश की नागरिकता भी वह ग्रहण कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, वह केवल भारत की नागरिकता ही ग्रहण करेगा। यदि उसके पास किसी देश की नागरिकता है तो उसे नागरिकता त्यागनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से एकल नागरिकता भारत में लागू होती है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 5 से 11 जो है भाग दो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ठीक है, तो भारत में कोई व्यक्ति है, भारत से लगातार 7 वर्ष यदि बाहर रहता है, कितने वर्ष? 7 वर्ष बाहर रहता है, भारत नहीं आता है, भारत में निवास नहीं करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए, भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया गया था, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1951 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए जो पहला राज्य था भारत का, कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य है। इसका गठन कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होगा, साथ ही साथ यहाँ के जो स्टेट हैं, जैसे स्टेट ऑफ जैसे कोलंबिया हो जाते हैं आपका। ठीक है, और इस प्रकार से अमेरिका के स्टेट का भी वह नागरिक हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का यूनियन है भारत, राज्यों का संघ है भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में भारत का वर्णन किया जाता है। वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? तो वर्तमान में ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको कल दिया जाएगा। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एक संशोधन हुआ था जिसमें केंद्र शासित प्रदेश को पहले बढ़ा दिया गया था। ठीक है, बाद में इसमें घटा दिया गया था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो दल बदल से कौन सी संबंधित है? 10 D फॉर 10 और D फॉर दल। ठीक है, तो दल बदल से कौन सी संबंधित है? 10वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे? तो पंचायती राज्य से। 12वीं अनुसूची किससे? तो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से संबंधित है। 7वीं अनुसूची सूचियों से संबंधित है। ये आपको सभी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट।
बढ़ते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 368 अनुच्छेद में किया गया है, 368 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश देता है? ठीक है, तो राज्य सरकार को जो है अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों में राज्य सरकार को पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ग्राम पंचायत को गठन होना चाहिए जिससे देश की स्वायत्तता एवं शासन मजबूत होता है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? किस रिट की? तो बंदी पत्र की या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का है? एक वैधानिक या फिर कानूनी अधिकार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले जो था संविधान संपत्ति का जो अधिकार था मूल संविधान में, यह मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार से इसे वैधानिक अधिकार क्यों बनाया गया और कब बनाया गया? ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन 1979 में एक संशोधन किया गया और जो मौलिक अधिकार था संविधान संपत्ति का, ठीक है, संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार था, उसे बदल कर क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1979 के तहत। इसे क्यों बनाया गया? तो देखिए, जब भारत सरकार को संपत्ति की आवश्यकता होती थी तो उस समय लोग विरोध करने लगते थे। ठीक है, लेकिन अब यदि भारत सरकार चाहे तो किसी की भी संपत्ति ले सकता है, उसकी संपत्ति का उचित मुआवजा देकर किसी की भी संपत्ति अधिकृत की जा सकती है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भारत में रेलवे लाइनों, जब रेलवे का विकास किया गया तो लोग अपनी संपत्ति देने में आनाकानी करते थे उस समय, इसलिए से मौलिक अधिकार से हटाकर इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। अगला है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो यह मूल अधिकार है, नीतिक निर्देशक अधिकार है, संविधानिक अधिकार है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है? एक मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मूल अधिकार। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन को याद रखना है। जो 86वें संविधान संशोधन है 21A में जो मौलिक अधिकार है 21A यहाँ पर जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, इसमें जो था 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मूल अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, शिक्षा का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है? तो किसके लिए है? तो यह राज्य के लिए है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा ही ऐसा राज्य है जो पुर्तगालियों से 1961 में से आज़ाद कराया गया था और सबसे अंत में आज़ाद होने वाला भारत का यह राज्य होता है। समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू है। आगे चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति से है? तो अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति से है। ठीक है, अनुच्छेद 51 संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है? कौन सक्षम है संसद को भंग करने में? तो राष्ट्रपति जो है संसद को भंग करने में सक्षम है। जो संसद होती है राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा जो होती है उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा जो होती है निम्न सदन कहलाता है। ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। ठीक है, भारत के अलावा मध्य प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं और लोकसभा के कितने सदस्य हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद इन्हीं तीनों से मिलकर बनती है। उपराष्ट्रपति जो है यह संसद का अनन्य भाग नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का सत्रवाहन कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रवाहन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत की जो पार्लियामेंट है, जो भारत की संसद है, इसका उद्घाटन कब हुआ? 1927 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 तक
अस्तित्व में रही। इसके बाद में भारत में चुनाव हुए, ठीक है। 1951 में चुनाव के बाद में एक स्थायी संसद चुनी गई। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है। 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। ये था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की इस वीडियो में 41 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।